गर्मी के दिन थे। ओलेनका अपने मकान के पिछले दरवाजे पर बैठी थी। यद्यपि उसे मक्खियां बहुत सता रही थीं, फिर भी यह सोचकर कि शाम बहुत जल्दी ही आने वाली है, वो बड़ी प्रसन्न हो रही थी। पूर्व की ओर घने काले बादल इकट्ठे हो रहे थे। कुकीन, जो ओलेनका के मकान में ही एक किराए का कमरा लेकर रहता था, बाहर खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। वह ट्रिवोली नाटक कंपनी का मैनेजर था। रोज रोज पानी, रोज रोज पानी। नाक में दम हो गया। कुकीन अपने ही आप कह रहा था, रोज कंपनी का नुकसान होता है। फिर ओलेनका की ओर मुड़कर बोला, मेरी जिंदगी कितनी बुरी है। बिना खाए पिए रात भर परिश्रम करता हूँ ताकि नाटक में जरा सी गलती न निकले। सोचते सोचते मर जाता हूँ, पर जानती हो फल क्या होता है। इतने ऊंचे दर्जे की चीज को कोई भी नहीं समझ पाता। जनता बेवकूफ़ी की बातों को, दौड़ धूप को बहुत पसंद करती है। और फिर मौसम का ये हाल है। देखो न, रोज शाम को पानी बरसने लगता है। मई के 10 तारीख से पानी शुरू हुआ और सारे जून भर रहा। जो पहले आते भी थे, वे अब इस पानी के मारे नहीं आते। कुछ भी नहीं मिलता। अभिनेताओं को देने के लिए रुपया कहाँ से लाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरे दिन शाम को ठीक समय पर आकाश में फिर बादल इकट्ठे होने लगे। कुकीन लापरवाही से हंसकर बोला, जाने भी दो। चाहे मुझे और मेरी कंपनी को डुबा दे, पर मुझे कुछ भी फिक्र नहीं है। जाने दो, अगर इस जीवन में मैं अभागा ही रहूंगा तो रहूं। यदि सब अभिनेता मिलकर मेरे ऊपर मुकदमा चला दे तो कितना अच्छा हो। हाँ हाँ हाँ। तीसरे दिन फिर वही पानी। बेचारे कुकीन का हृदय रो रहा था। ओलेनका ने चुपचाप बहुत ध्यान से कुकीन की बातें सुनी। कभी कभी उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपक पड़ते थे। ओलेनका को कुकीन से बहुत सहानुभूति थी। कुकीन एक नाटा, पीला और लंबे बालों वाला आदमी था। उसके बाल हमेशा बिखरे और मुंह उदास रहा करता था। उसकी आवाज बहुत पतली और तेज थी। न ओलेनका अभी तक किसी न किसी को प्यार करती आई है। वो अपने जुड़के बीमार बाप को प्यार कर चुकी है, जो हमेशा अंधेरे कमरे में आराम कुर्सी पर एक लेटकर लंबी सांसें लिया करता था। वो अपनी चाची को प्यार कर चुकी है, जो साल भर में 1 या 2 बार बियात्स्का से ओलेनका को देखने आया करती थी। हाँ, उसके पहले उसने अपनी शिक्षक को प्यार किया था और अब वो कुकीन से प्रेम करती थी। ओलेनका चुप्पी और दयालु थी। उसके दुबले शरीर और पीले पर मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर लोग हंसकर कह देते, हाँ, कोई वैसी बुरी तो नहीं है। औरतें बातचीत करते करते उसे डार्लिंग कहकर संबोधित किया करती। उसका यह मकान, जो उसकी पैतृक संपत्ति थी और जिसमें वह बचपन से ही रह रही थी, ट्रिबोली नाटक कंपनी के पास जिप्सी रोड पर था। वह सुबह से शाम तक ट्रिबोली के गाने सुना करती थी, साथ ही साथ कुकीन का गुस्से से चिल्लाना भी सुन सकती थी। ये सब सुनकर उसका कोमल हृदय पिघल जाता। वह रात भर सो न सकती। जब एक पहर रात गए कुकीन घर लौटता, तो वह मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसका दिल खुश करने की चेष्टा करती। अंत में उनकी शादी हो गई। दोनों प्रसन्न थे, पर ठीक शादी के दिन शाम को जोरों की वर्षा हुई और कुकीन के चेहरे से निराशा और ऊब के चिन्ह न मिटे। उनके दिन अच्छी तरह बीत रहे थे। कंपनी का हिसाब रखना, थिएटर हॉल का निरीक्षण और तनख्वाह बांटना अब ओलेनका का काम था। अब जब वह अपनी सहेलियों से मिलती तो अपने थिएटर की ही चर्चा किया करती। वो कहा करती कि थिएटर दुनिया की सबसे मुख्य, सबसे महान और सबसे आवश्यक चीज़ है, और कहती थी कि सच्चा आनंद और सच्ची शिक्षा थिएटर के सिवा और कहीं नहीं मिल सकते। पर क्या तुम समझती हो कि जनता में यह समझने की शक्ति है? वो पूछा करती। जनता तो बेवकूफ़ी की बातों और दौड़ धूप को बहुत पसंद करती है। कल के खेल में जगह सब खाली थी। कल मैंने और कुकीन ने बहुत अच्छा खेल चुन कर दिया था, इसीलिए अगर हम लोग कोई भी बेवकूफ़ी का खेल देते तो हॉल में तिल भर भी जगह न बाकी रहती। कल हम लोग दिखलाने वाले हैं, अवश्य आना। अच्छा। वो रिहर्सल की देखभाल करती, अभिनेताओं की रालतियाँ सुधारती, गायकों को ठीक करती, और जब किसी पत्र में उस नाटक की बुराई निकलती तो वह घंटों रोती और उस पत्र के संपादक से बहस कर उसे गलत प्रमाणित करने के लिए दौड़ी जाती
थिएटर के अभिनेता उसे चाहते थे और डार्लिंग कहा करते थे। वह उनकी चिंताओं से स्वयं भी चिंतित थी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कर्ज भी दे देती थी। जाड़ों के दिन भी अच्छी तरह निकल गए। ओलेनका बहुत प्रसन्न थी और कुछ कुछ मोटी भी हो रही थी, पर कुकिन दिन पर दिन दुबला और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। रात दिन वो कंपनी के नुकसान की शिकायत किया करता था, यद्यपि जाड़ों में उसे नुकसान नहीं हुआ था। रात को उसे बड़े जोरों की खांसी उठती तो ओलेनका तरह तरह की दवाएं देकर उसके कष्ट को दूर करने की चेष्टा करती। कुछ दिनों बाद थोड़े दिनों के लिए वह अपनी कंपनी के साथ मॉस्को चला गया। उसके चले जाने पर ओलेनका बहुत दुखी रहने लगी। खिड़की पर बैठकर रात भर वह आकाश की ओर देखा करती। कुकीन ने लिखा कि किसी कारणवश वह ईस्टर त्योहार के पहले घर न लौट सकेगा। उसके खत केवल ट्रिपोली के समाचारों से भरे रहते। ईस्टर के सोमवार के पहले एक दिन रात को न जाने किसने किवाड़ खटखटाए। रसोइया नींद से उठकर गिरते पड़ते दरवाजा खोलने गया। तार है, जल्द दरवाजा खोलो, किसी ने बड़े रूखे स्वर में कहा। ओलेनका को उसके पहले कुकीन का एक तार मिल चुका था, पर न जाने क्यों इस बार उसका हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से कांप रहा था। कांपते हुए हाथों से उसने तार खोला। कुकीन की आज अचानक मृत्यु हो गई। आदेश की प्रतीक्षा है। अंतिम संस्कार मंगल को। तार में यही खबर थी। तार पर ओपरा कंपनी के मैनेजर का हस्ताक्षर था। ओलेनका फूट फूट कर रो रही थी। आहा बेचारी। कुकीन मॉस्को में मंगलवार को गाड़ा गया। बुधवार को ओलेनका घर वापस आ गई। आते ही वह पलंग पर गिर पड़ी और इतनी जोर से रोने लगी कि सड़क पर चलने वाले तक उसका रोना सुन सकते थे। उसके पड़ोसी उसके घर के सामने से निकलते तो कहते, बेचारी डार्लिंग, कितना रो रही है। 3 महीने पश्चात एक दिन ओलेनका कहीं जा रही थी। उसके बगल में एक आदमी जा रहा था। वह लकड़ी के कारखाने का मैनेजर था। देखने से वह अमीर आदमी मालूम होता था। उसका नाम वैसिली था। ओलेनका, बड़े दुख की बात है, वह धीरे धीरे कह रहा था, यदि कोई मर जाए तो ईश्वर की इच्छा समझकर चुप रह जाना चाहिए। अच्छा जाता हूँ, नमस्कार। और वह चला गया। उसके बाद से ओलेनका सदैव उसी का ध्यान करने लगी। एक दिन वैसिली की एक रिश्तेदार ओलेनका से मिलने आई। ओलेनका ने उसकी बड़ी खातिरदारी की। उस बुढ़िया ने वैसिली की तारीफ में ही सारा समय बिता दिया। उसके बाद एक दिन वैसिली स्वयं भी ओलेनका से मिलने आया। वह केवल 10 मिनट ठहरा, पर इस 10 मिनट की बातचीत ने ओलेनका पर बहुत प्रभाव डाला। कुछ दिनों बाद उस बुढ़िया की सलाह से दोनों की शादी हो गई थी। खाने तक कारखाने में रहता, फिर बाहर चला जाता। उसके जाने के बाद ओलेनका उसका स्थान ग्रहण करती। कारखाने का हिसाब रखना, नौकरों को तनख्वाह बांटना अब उसका काम था। अब वह अपनी सखियों से लकड़ी के व्यापार और कारखाने के ही विषय में बातें किया करती थी। लकड़ी का दाम 20 रुपये सैकड़ा बढ़ रहा है, वो बड़े दुख से कहा करती। पहले मैं और वैसिली जंगल से लकड़ी मंगा लेते थे, पर अब बेचारे वैसिली को हर साल मालगेव शहर में जाना पड़ता। उस पर चुंगी अलग से। अब उसके लिए संसार की सबसे मुख्य, सबसे महान और सबसे आवश्यक चीज लकड़ी थी। वैसिली की राय और उसकी राय एक थी। वैसिली को खेल तमाशे से नफरत थी, अतः उसने भी तमाशों में जाना छोड़ दिया। अगर उसकी सखियां पूछती कि तुम घर के बाहर क्यों नहीं निकलती, थिएटर को नहीं देखती, जो वह गर्व से कहती, मुझे और वैसिली को थिएटर में वक्त खराब करना पसंद नहीं। थिएटर जाना बिल्कुल मूर्खता है। उद्धरण। एक दिन ओलेनका और वैसिली गिरजे से लौट रहे थे। ओलेनका ने कहा, ईश्वर को बहुत धन्यवाद, हम लोगों का समय ठीक से कट रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब मेरी और वैसिली की तरह सुख से रहें। उद्धरण। जब एक दिन वैसिली लकड़ी खरीदने मालगेव चला गया तो वह पागल सी हो गई। रोते रोते वह सारी रात बिता देती। दिन भर पागल सी रहती। कभी कभी स्मिर्नोव, जो मकान में किराए के कमरे में रहता था, उसे देखने जाया करता था। वह पशुओं का डॉक्टर था। वह ओलेनका को अपने जीवन की घटनाएं सुनाया करता या ताश खेला करता। उसकी शादी हो चुकी थी और एक लड़का भी था,
पर अब उसने अपनी स्त्री को छोड़ दिया था और अपने लड़के के लिए 40 रुपया हर महीने भेजा करता था। वो कहा करता था कि उसकी पत्नी बड़ी धोखेबाज थी, इसीलिए उसे अलग होना पड़ा। ओलेनका को उससे सहानुभूति थी। ईश्वर तुम्हें खुश रखे, ओलेनका वापस जाते हुए कहा करती थी। तुमने बहुत कष्ट उठाया, मेरा समय कट गया, किन शब्दों में तुम्हें धन्यवाद दूं। जब स्मिर्नोव चला जाता तो वह बड़ी दुखी हो जाती कि रात भर स्मिर्नोव और उनकी पत्नी की दोस्ती करा देने के लिए तरह तरह के उपाय सोचा करती। वेसिली के लौट आने पर एक दिन ओलेनका ने उसे स्मिर्नोव की दुखी कर देने वाली कहानी सुनाई। 6 साल तक ओलेनका और वेसिली के दिन बड़े आनंद से कटे। एक दिन जाड़ों में वेसिली किसी आवश्यक काम से नंगे सिर ही बाहर चला गया। लौटकर आया तो जुकाम हो गया था और दूसरे ही दिन उसे पलंग पकड़ना पड़ा। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर ने उसकी दवा की, पर 4 महीने की बीमारी के बाद एक दिन वह मर गया। ओलेनका फिर विधवा हो गई। बेचारी ओलेनका दिन रात रोती रहती थी। वो केवल काले कपड़े पहनती और गिरजा के सिवाय कहीं भी न जाती। एक सन्यासिनी की तरह वह अपने दिन काट रही थी। वेसिली की मृत्यु के 6 महीने बाद उसके शरीर से काले कपड़े उतरे। अब रोज सवेरे वह अपने रसोइये के साथ बाजार जाया करती थी। घर में वह क्या किया करती थी ये केवल अंदाज से लोग जान सकते थे। वे लोग कई बार ओलेनका और स्मिर्नोव को बाग में बैठकर चाय पीते और बातें करते देख चुके थे, इसी से वे अंदाज लगाने की चेष्टा किया करते थे। एक दिन पशुओं के डॉक्टर स्मिर्नोव ने कहा, तुम्हारे शहर में अच्छा इंतजाम नहीं है, लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। जानवरों की भी देखभाल ठीक तरह से नहीं होती। उद्धरण। अब वो स्मिर्नोव की बातें दोहराया करती और प्रत्येक चीज के बारे में जो उसकी राय होती वही ओलेनका की भी। यदि ओलेनका के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो अभी तक सबकी घृणा का पात्र बन गई होती, पर ओलेनका के विषय में कोई भी ऐसा नहीं सोचता था। उसकी सखियां अब भी उसे डार्लिंग कहती थीं और उससे सहानुभूति रखती थीं। स्मिर्नोव अपने मित्रों और अफसरों को यह नहीं बतलाना चाहता था कि उससे और ओलेनका से मित्रता है, पर लेना के लिए किसी बात को गुप्त रखना असंभव था। जब डॉक्टर के अफसर या दोस्त उससे मिलने आते तो उनके लिए चाय बनाती और तरह तरह की बीमारियों के विषय में बातें किया करती। वह स्मिर्नोव के विषय में बातें किया करती। ये स्मिर्नोव के लिए असह्य था। उनके जाने के बाद वह ओलेनका का हाथ पकड़कर गुस्से से कहता, मैंने तुमसे कहा था कि तुम उन विषयों के बारे में बातें न किया करो जिन्हें तुम नहीं समझती। याद है या भूल गई? जब हम लोग बातें करते हैं तो तुम बीच में क्यों बोलती हो? मैं यह नहीं सह सकता। क्या तुम अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकती? ओलेनका डरकर उसकी ओर देखती और दुखित होकर पूछती, फिर मैं किसके बारे में बातें किया करूं? स्मिर्नोव फिर वह रोते रोते उससे क्षमा मांगती और फिर दोनों खुश हो जाते। ओलेनका स्मिर्नोव के साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकी। स्मिर्नोव की बदली हो गई और उसे बहुत दूर जाना पड़ा। ओलेनका फिर अकेली थी। अब वो बिल्कुल अकेली थी। उसका पिता बहुत दिन पहले मर चुका था। वह दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। अब लोग उसे देखकर भी बिना कुछ कहे चले जाते। ओलेनका शाम को सीढ़ियों पर बैठकर टिम्बोली के गाने सुना करती थी, पर अब उन गानों से उसे कुछ मतलब नहीं था। वह अब भी लकड़ी के कारखाने को देखती, पर उसे देखकर न वह दुखी होती न सुखी। खाना मानो उसे जबरदस्ती खाना पड़ता था। सबसे दुख की बात तो ये थी कि अब वह किसी भी चीज के बारे में राय नहीं देती थी। कुकिंग, वेसिली और पशुओं के डॉक्टर के साथ रहने के समय बिना सोचे अपनी राय दे देना उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब वह सब कुछ देखती पर अपनी राय नहीं दे सकती थी। धीरे धीरे सब और परिवर्तन हो गया। जिप्सी रोड अब एक बड़ा रास्ता बन गया है और ट्रिबोली और लकड़ी के कारखाने के स्थान पर अब बहुत से बड़े बड़े मकान बन गए हैं। ओलेनका बूढ़ी हो चली है, उसका घर भी कहीं कहीं टूट गया है। अब ओलेनका की रसोया मारवा जो कहती वही वह मान लेती। जुलाई में एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। ओलेनका स्वयं ही दरवाजा खोलने गई। दरवाजे पर अचानक स्मिर्नोव को देखकर वह आश्चर्य में डूब गई। पुरानी बातें एक एक करके उसे याद आने लगीं। अब वह अपने को न रोक सकी। दोनों हाथों से मुंह ढांक कर रोने लगी।
उसे यह पता ही न चला कि वो कैसे चाय पीने बैठ गई। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अंत में बड़े कष्ट से वह बोली, तुम अचानक आ गए। मैंने नौकरी छोड़ दी है। उद्धरण स्मिर्नोव ने कहा, और अब मैं अपनी गृहस्थी यहीं बसाना चाहता हूँ। मेरे लड़के की उम्र अब स्कूल जाने लायक हो गई है। उसे स्कूल भी भेजना है। और हो तुम तो जानती न होगी, मेरी स्त्री से मेरी सुलह हो गई है। उद्धरण तब वो कहाँ है? ओलेनका ने बहुत उत्सुकतापूर्वक पूछा। वो और लड़का दोनों अभी होटल में हैं। अभी मुझे घर खोजना है। हे भगवान, तुम इतनी तकलीफ क्यों करोगे? मेरा घर क्यों नहीं ले लेते? क्या ये घर तुम्हें पसंद नहीं? अरे नहीं, डरो मत, मैं एक पैसा भी किराया नहीं लूंगी। मेरे लिए एक कोना काफी होगा, बाकी सब तुम ले लो। देखो ना, काफी बड़ा मकान है। मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? कहते कहते वह फिर रो पड़ी। दूसरे दिन तड़के उठकर ओलेनका ने घर की सफाई शुरू कर दी। घर की पुताई होने लगी। ओलेनका बड़ी उमंग से चारों ओर घूमकर देखभाल कर रही थी। थोड़ी देर में स्मिर्नोव, उसकी पत्नी और लड़का भी आ गए। स्मिर्नोव की पत्नी एक लंबी और दुबली स्त्री थी। स्मिर्नोव का लड़का साशा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत नाटा था। वह बड़ा बातूनी और शरारती था। मौसी, यही तुम्हारी बिल्ली है? उसने बड़े कुतूहल से पूछा। अच्छा मौसी, यह हमें दे दोगी? अम्मा चूहों से बड़ा डरती है। कहकर वह बड़े जोरों से हंसने लगा। ओलेनका को साशा बहुत पसंद आया। उसने उसे अपने हाथ से चाय पिलाई और फिर घुमाने ले गई। शाम को साशा अपना सबक याद करने बैठा। ओलेनका भी उसके पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, बेटा तुम बड़े होशियार हो, बहुत सुंदर। साशा ओलेनका की बात की कुछ भी परवाह न कर अपनी ही धुन में कह रहा था, द्वीप पृथ्वी के उस टुकड़े को कहते हैं जो चारों ओर पानी से घिरा रहता है। ओलेनका ने भी कहा, द्वीप पृथ्वी के उस टुकड़े को कहते हैं। रात को खाने के समय वह साशा के माँ बाप से कहा कहती कि साशा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रोक भूगोल रटना पड़ता है। साशा अब स्कूल जाने लगा। उसकी माँ एक बार खेरकाव में अपनी बहन को देखने गई, फिर वहीं रह गई। बाप सारे दिन, सारी शाम घर के बाहर रहता। रात को 9-10 बजे लौट कर आता। अतएव ओलेनका ही साशा को रखती थी। रोज सवेरे वह साशा के कमरे में जाती। उसे जगाने में उसे बड़ा दुख होता पर उसे विवश होकर जगाना ही पड़ता था। उसे जगाकर वह धीरे धीरे कहती, उठो बेटा, स्कूल का समय हो गया। साशा कुछ नाराजगी से उठता, मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलता और फिर चाय पीने बैठ जाता। ओलेनका धीरे से डरते डरते कहती, बेटा तुमने कहानी ठीक तरह से याद नहीं की। साशा नाराज होकर कहता, तुम यहाँ से जाओ। ओलेनका उसकी ओर ऐसी देखती मानो वह किसी लंबी यात्रा पर जा रहा हो, फिर धीरे धीरे चली जाती। जब वह स्कूल जाने लगता तो वह थोड़ी दूर तक उसके पीछे पीछे जाती। साशा को ये पसंद नहीं था कि इतनी लंबी अधेड़ औरत उसके पीछे पीछे जाए, क्योंकि यदि उसका कोई साथी ओलेनका को उसके पीछे पीछे आते देख लेता तो उसे सब लड़कों के सामने बहुत बनाता। वो ओलेनका से कहता, मौसी तुम घर चली जाओ, मैं अकेले जा सकता हूँ। उद्धरण साशा को पहुंचाकर वह धीरे धीरे घर लौटती। रास्ते में यदि कोई मिलता और हाल चाल पूछता तो वह कहती, स्कूल के मास्टर बड़े खराब होते हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चों से बहुत मेहनत कराते हैं। उद्धरण साशा के स्कूल से लौटने पर वो उसे चाय पिलाती और घुमाने ले जाती। रात को खाना खा चुकने पर उसे सुलाकर तब वह सोती। एक दिन वह साशा को सुलाकर स्वयं सोने जा रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। ओलेनका अब तार से बहुत डरने लगी थी, क्योंकि इसी तरह रात को कुकीन की मृत्यु का समाचार मिला था। इतने ही में उसने सुना, तार है, दरवाजा खोलो। उसने कांपते हुए हाथों से तार पर दस्तखत किया। तार खेरकोव से आया था। ओलेनका ने पढ़ा, साशा की माँ चाहती है कि साशा उसके पास खेरकोव चला आवे। उद्धरण